बिना किसी पृष्ठभूमि के हम मुख्य विषय पर आते हैं। कृषि कानूनों पर देश की संसद में जो बहस हुई, जो पिछले 6 महीने से 7 महीने से पूरे देश भर में चल रहे आंदोलनों और पिछले 72-73 दिन से दिल्ली की 5-6 बॉर्डर्स में बैठे हुए किसानों के आक्रोश को अभिव्यक्त करने के लिए हुई थी, उसका समाधान करने के लिए हुई थी, उसका जवाब देते हुए कृषि मंत्री ने बहुत गैर जिम्मेदाराना प्रश्न उठाया और उन्होंने ये कहा है कि उन्हें आज तक किसी ने बताया ही नहीं कि इन कानूनों में काला क्या है। अपनी बात पर आने के पहले एक बात हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि हम इस तरीके के भाषाई विमर्श में कतई विश्वास नहीं करते जो ये मानती है कि जो अच्छा है वो सफेद है, गोरा है, और जो खराब है वो काला है, ब्लैक है। ये दोषपूर्ण भाषा है, ये राज करने वालों की भाषा है, ये अंग्रेजों द्वारा दी गई भाषा है जो ये मानते थे कि व्हाइट सुप्रीमेसी होती है, गोरों की श्रेष्ठता होती है, कालों की निकृष्टता होती है। इसलिए हम उनकी भाषा शैली में बात नहीं करेंगे। हम जो उन्होंने जानना चाहा है कि इन कानूनों में काला क्या है, हम काले की जगह घोटाले शब्द का इस्तेमाल करेंगे और उन्हें यह बताने की कोशिश करेंगे कि इन कानूनों में घोटाला क्या है। भाषा के स्तर पर भी एक नए तरीके का संघर्ष छेड़े जाने की आवश्यकता है, क्योंकि राज करने वाले लोग केवल डंडे के बल पर राज नहीं करते, केवल जेलों के बल पर राज नहीं करते, वो भाषा पर कब्जा करके भी राज करते हैं। यह विषय नहीं है, लेकिन मैं केवल संदर्भ के लिए आपको बताना चाहता हूं कि जितनी भी गालियां हैं, जितनी भी लोकोक्तियां हैं, जितने भी मुहावरे हैं, उन मुहावरों में समाज की महिलाओं को, समाज के उन वंचित तबकों को निशाने पर लेने के लिए एक खास तरीके की वर्तनी गढ़ी गई है। हम उस वर्तनी में विश्वास नहीं करते। हम अगर नया समाज बनाना चाहते हैं तो एक नई वर्तनी, एक नया व्याकरण भी बनाना चाहते हैं, एक नई भाषा भी बनाना चाहते हैं। हम विमर्श की नई चीजों को भी तय करना चाहते हैं और यही वजह है कि उन्होंने जानना चाहे कि इन कानूनों में काला क्या है, हम उन्हें ये बताने की कोशिश करेंगे कि इन कानूनों में घोटाला क्या है। हालांकि कृषि मंत्री जी, जब 40 किसान नेताओं के साथ आपकी संवाद के, आपकी वार्ताओं के दौर शुरू हुए थे, तब चौथे दौर की वार्ता में सारे किसान संगठनों की ओर से 4 प्रमुख नेताओं ने, जिनमें कुमठन्नन मुल्ला भी शामिल थे, दल्लेवाल भी शामिल थे, रजेवाल भी शामिल थे, दर्शनपाल भी शामिल थे, उन्होंने आपको यह बताया था कि इन कानूनों को देश का किसान क्यों खराब मानता है। और जब 5वें दौर की वार्ता शुरू हुई थी, उस 5वें दौर की वार्ता में किसान अपना लंगर साथ लेकर गए थे और उन्होंने कहा था कि आज अब पूरे दिन भर बैठने के लिए आए हैं, अब आप हमें ये बता दीजिए कि इन कानूनों में अच्छा क्या है, बेहतर क्या है। आप नहीं बता पाए थे। आपके मंत्रियों के दल ने यह कहा था कि इस 40 लोगों को समझा पाना संभव नहीं है, बेहतर होगा कि 4-5 लोगों की कमेटी बना दी जाए, हम उसके साथ में बातचीत करेंगे। किसानों ने आपके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था क्योंकि उसके पीछे नीयत ठीक नहीं थी। इसलिए ऐसा नहीं है कि किसानों ने आपको नहीं बताया कि इन कानूनों में घोटाला क्या है। उसके बाद फिर आपकी सरकार के मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी और फलाने और ढिकाने जी भी जनता को समझाने के लिए निकले थे कि इन कानूनों में अच्छाइयां क्या है, और करनाल से लेकर पूरे देश भर तक किसानों ने आपके साथ क्या किया। न आप किसान नेताओं को समझा पाए हैं, न आप किसानों को समझा पाए हैं कि इन कानूनों में अच्छाइयां क्या है। ये कानून सिर्फ और केवल घोटाले हैं। लेकिन अब आपने जानना चाहा है कि इन कानूनों में घोटाला क्या है, तो आज हम आपको कुछ घोटाले इसकी गिनाना चाहते हैं। वैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, शाम तक भी बैठे रहेंगे, रात तक भी बैठे रहेंगे तो भी समझा पाना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी सार रूप में कुछ बातें हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे आज के इस संवाद के जरिए। पहला घोटाला तो ये है कि इन कानूनों को अध्यादेश के जरिए लाया गया। अध्यादेश बहुत ही असाधारण स्थिति में, जब संसद के सत्र का जहां पर कानून बनाए जाते हैं, उस संसद के सत्र का इंतजार कर पाना नामुमकिन हो, बहुत जरूरी हो तत्काल कदम उठाना, ऐसे मौके पर अध्यादेश लाए जाते हैं।
अभी आखिरी दौर की बातचीत में, 10वें दौर की बातचीत में आपने ये कहा कि सरकार इसको 1.5 या 2 साल के लिए स्थगित करने को तैयार है। इसका मतलब यह है कि आप ये मानते हैं कि ये बहुत ही अत्यावश्यक नहीं है, इनको तत्काल किया जाना जरूरी नहीं है। ऐसी स्थिति में अध्यादेश लाए जाने की जरूरत क्या थी? और अध्यादेश भी किस समय में लाए गए? घोटाला नंबर 2, अध्यादेश उस समय में लाए गए जब 4.5 से 5 करोड़ लोगों के बीच में भारतवासी बेंगलोर से, अहमदाबाद से, सूरत से, तंजौर से, चेन्नई से, देश के तमाम सारे कोनों से उत्तर प्रदेश के लिए, बिहार के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, उड़ीसा के लिए पैदल पैदल लौट रहे थे। अध्यादेश उस दौर में लाया गया जब ये देश कोरोना की महामारी के बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहा था। ऐसी क्या असाधारण आवश्यकता थी कि जब पूरे देश की मानवता जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई को लड़ रही थी, तब आपको कृषि कानून बनाने की पड़ी हुई थी? तो पहला घोटाला तो यह है कि आप अध्यादेश क्यों लेकर आए अगर आप इसको 1.5-2 साल के लिए स्थगित किए जाने योग्य मानते हैं। दूसरा घोटाला यह है कि आप अध्यादेश ऐसे दौर में लेकर क्यों आए जब इस देश को राहत की जरूरत थी, जब इस देश को दवाइयों की जरूरत थी, जब इस देश को रोटी की जरूरत थी, जब इस देश के बेरोजगार हुए 14-15 करोड़ लोगों को आर्थिक राहत की जरूरत थी ताकि वो जीवित रह सकें। और तीसरा घोटाला यह है कि इस अध्यादेश को लाए आप उन किसानों के लिए जो कोरोना के काल में मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट थी, कोरोना के काल में सर्विस सेक्टर में गिरावट थी, कोरोना के काल में माइनिंग सेक्टर में गिरावट थी। देश की प्रगति के और विकास के जितने भी सूचकांक हैं सब नीचे जा रहे थे। केवल किसान था जो उस कोरोना की महामारी के बावजूद अपनी खेती में लगा हुआ था, कटाई कर रहा था, गहाई कर रहा था, इकट्ठा करके उस अनाज को देश के गोदामों तक पहुंचा रहा था ताकि देश की जनता भूखों न मरे। आपके प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में कहा था कि भारत इस देश के किसानों का ऋणी है जिसने किसी की थाली खाली नहीं रहने दी। उस किसान के हितों को, उस किसान की खेती को छीनने के लिए, उस किसान की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए आप बजाय उसको सम्मानित करने के ऐसे खतरनाक कानून लेकर आए। तीसरा घोटाला ये है। चौथा घोटाला है राज्यसभा में इसे पारित कराने का अत्यंत शर्मनाक तरीका। हम संयमित भाषा का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि संसदीय लोकतंत्र की एक गरिमा होती है। क्या तरीका था? राज्यसभा के नियम ये कहते हैं कि अगर कोई एक सांसद भी किसी कानून पर मतदान कराए जाने की मांग करता है तो वोटिंग करानी पड़ेगी। 20 सांसद खड़े हुए थे, 11 सांसदों को निलंबित किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा के ज्वाइंट सेक्रेटरी के रागेश राज्यसभा के सदस्य हैं, इलमरम करीम राज्यसभा के सदस्य हैं। वो उन 6 सांसदों में से एक थे जिनको निलंबित किया गया क्योंकि वो मतदान कराए जाने की मांग कर रहे थे। राज्यसभा के नियम के हिसाब से मतदान कराया जाना जरूरी था, लेकिन मतदान नहीं कराया गया क्योंकि आपकी सरकार को यह पता था कि राज्यसभा में अगर वोट डलेंगे तो ये कानून पास नहीं हो पाएगा। ये बड़ा घोटाला है। ये ऐसा घोटाला है जिसने इस देश में संसदीय लोकतंत्र की गरिमा को खंडित ही नहीं किया, आने वाले दिनों के लिए इस देश की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए उसको तानाशाही के कब्जे में ले जाने के लिए किया है। और इसके लिए राज्यसभा के उपसभापति, वो तथाकथित पूर्व पत्रकार, तथाकथित पूर्व लोहियावादी, क्या नाम है उनका, हरिवंश जी। उन हरिवंश जी ने जिस तरीके से नैतिक मूल्यों और संवैधानिक मूल्यों का क्षरण किया है, गरिमा गिराई है, उसके लिए वो इतिहास में दर्ज हो गए। उनके साथ क्या चर्चा हुई होगी ये तो पता नहीं है, लेकिन पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब ने अभी जो अपनी आत्मकथा लिखी है, उस आत्मकथा में उन्होंने एक अभी जो जारी हुई है 15-20 दिन पहले, उस आत्मकथा में एक स्थान पर उन्होंने जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार उनके पास आए
और उनसे ये निवेदन किया कि आपको हम और भी आगे की जिम्मेदारियां देना चाहते हैं, मतलब राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, वो संकेत दिए, लेकिन आप राज्यसभा में हमारा साथ नहीं दे रहे। हामिद अंसारी साहब ने पूछा कि किस तरीके का साथ चाहते हैं आप, किस तरीके का सहयोग चाहते हैं आप, तो आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये जब पेंडेमोनियम होता है, जब शोर शराबा होता है, उस शोर शराबे में आपको कानूनों को पारित घोषित कर देना चाहिए। तो हरिवंश जी को क्या लुभावना सपना दिखाया गया होगा, इसके बारे में हामिद अंसारी साहब की किताब में दिए गए इस उदाहरण के हिसाब से पता लगाया जा सकता है। ये घोटाला है, बड़ा घोटाला। ये घोटाला है चौथा घोटाला। ये कानून गैर कानूनी है क्योंकि ये राज्यसभा में गैर कानूनी तरीके से पारित किया गया है। इन तीनों कानूनों को और उसी के साथ साथ जो 4 लेबर कोड पारित किए गए हैं, उन चारों को पारित करने का तरीके से ये जाहिर है कि ये केवल घोटाला नहीं है, बल्कि एक ऐसा बदनुमा धब्बा है भारतीय संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में, जिसे जितनी जल्दी साफ कर लिया जाए उतना ही बेहतर है। इसलिए दरअसल ये जो किसान बैठा हुआ है बॉर्डर्स पे, ये जो किसान कल 6 फरवरी के दिन पूरे देश भर में चक्का जाम करके 3 घंटे तक सड़कों पर लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में बैठा रहा था हजारों स्थानों पर, वो भारतीय संसदीय लोकतंत्र के इस बदनुमा धब्बे को साफ करना चाहता है। ये बड़ा घोटाला है कृषि मंत्री जी, बहुत बड़ा घोटाला। 5वां घोटाला, जब आप संसद में बहस करते हुए जवाब दे रहे थे कृषि मंत्री जी, तो आपने कहा था कि इन कृषि कानूनों में काला क्या है, लेकिन आपकी सरकार ने ये कानून कृषि कानून के नाम पर पारित नहीं किए हैं मंत्री जी, इन्हें व्यापार के कानूनों के नाम पर पारित किया गया है। व्यापार, ट्रेड, क्योंकि खेती के मामले में, कृषि के मामले में कानून बनाने का अधिकार प्रदेश की सरकारों को, राज्य सरकारों को। भारत के संविधान निर्माताओं ने बहुत ही समझदारी के साथ कामों का बंटवारा किया था, किन चीजों पर राज्य कानून बनाएंगे, किन चीजों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, और वो ऐसे कौन से विषय होंगे जिन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जिसको कंकरेंट लिस्ट कहा गया। स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। कृषि राज्यों की सूची में आती है। इस देश की पार्लियामेंट को और उस देश की पार्लियामेंट में जिसका बहुमत है, उस नरेंद्र मोदी जी की सरकार को ये अधिकार नहीं है कि वो कृषि के संबंध में कानून बना पाए। इससे बड़ा घोटाला क्या होगा कि जो आपको अधिकार नहीं है, जो अधिकार भारत के संविधान में इस देश की संसद को नहीं है, राज्यों की विधानसभाओं को है, उस पर अतिक्रमण करके आपने बनाया। और आप खुद कह रहे हैं कि कृषि कानूनों में, ये कृषि कानून नहीं है, इन्हें आपकी सरकार ट्रेड और व्यापार के कानून कहती है। इससे बड़ा घोटाला क्या होगा? आप खुद कृषि कानून बोल रहे हैं और वो है भी कृषि कानून, लेकिन आपकी सरकार उनको मुलम्मे में पेश कर रही है, आवरण में मुखौटा पहना के, कि वो ट्रेड के और व्यापार के कानून है। ये संविधान के साथ किया गया विश्वासघात है। ये संसदीय लोकतंत्र की परंपरा के साथ, नियमों के साथ किया गया छल है, बेईमानी है। इससे बड़ा घोटाला क्या होगा? क्या आपको ये घोटाला नहीं लगता? अगर नहीं लगता तो मुझे लगता है कि आपको एक नया शब्दकोश, एक नई डिक्शनरी खरीद लेनी चाहिए, जिसमें आप पढ़ सकें कि घोटाले का मतलब क्या होता है, छल, ठगी और लोकतंत्र और संविधान के साथ विश्वासघात का मतलब क्या होता है। ये बहुत बड़ा घोटाला है मंत्री जी, ये गैर कानूनी, असंवैधानिक कानून है। अब कानूनों पर आते हैं। पहले वाला कानून ये कहता है कि एपीएमसी के तहत जितनी भी मंडियां हैं, अब उन मंडियों में जहां पर मैंडेटरी खरीद हुआ करती थी, वो खरीद नहीं होगी। अब कॉरपोरेट कंपनियां सीधे गांव तक जाकर खरीद कर सकती हैं। आप ये कहते हैं, आपकी सरकार ये कहती है कि ये जो किसान संगठन है, ये जो गुमराह लोग हैं, ये जो वामपंथी है, ये जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये लोगों को गलतफहमी में डालने की कोशिश कर रही है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी। मंडियां खत्म नहीं होंगी।
क्या मासूम सी बात है। आपके मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है बुंदेलखंड, आइए कभी बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है, लेकिन आप तो मध्य प्रदेश वाले बुंदेलखंड में ही आ जाइए। बड़ी तादाद में मंडियां हैं जिनके ताले नहीं खुलते, क्योंकि निचले स्तर पर प्रशासनिक और राजनीतिक साठगांठ के जरिए वहां पर आज भी साहूकारों और सामंतों की तूती बोलती है। मंडी है कागज पर, व्यवहार में नहीं है। मंडी रहेंगी कागज पर, लेकिन व्यवहार में नहीं रहेंगी, क्योंकि उनको अप्रासंगिक बना दिया जाएगा। स्थानीय स्तर के प्रशासन और राजनीतिक स्तर के गठजोड़ के जरिए उन मंडियों का कोई औचित्य नहीं रहेगा। यही बात आपने 5-5.5 साल पहले तब कही थी, जब आपके प्रधानमंत्री जी ने जियो नाम के कंपनी का विज्ञापन करते हुए अपना फोटो दिया था उनको, और उन्होंने कहा था कि अब राष्ट्र को नए रास्ते पर ले जाना है तो जियो को अपनाना है। तब भी आपने कहा था कि बीएसएनएल खत्म नहीं होगा। बीएसएनएल को खत्म नहीं किया गया औपचारिक रूप से, लेकिन उसकी सांस घोंट दी गई। यही होने वाला है। मंडियां खत्म नहीं होंगी, लेकिन मंडियों में उल्लू बोलेंगे, मंडियों में चूहों का राज होगा, क्योंकि मंडियों को उसी तरीके से बीएसएनएल बना दिया जाएगा और खेती किसानी की खरीद करने के लिए आने वाली कंपनियों को जियो बना दिया जाएगा। छठवां घोटाला ये है। सातवां घोटाला ये है मंत्री जी कि आप ये कहते हैं कि अब हमारा किसान देश और दुनिया के किसी भी इलाके में जाकर अपनी फसल को बेच सकेगा। आपने मनोहर लाल खट्टर का बयान नहीं सुना? आपने शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान नहीं सुना? अभी इस आंदोलन के दौरान जब उन्होंने बाकायदा टेलीविजन चैनल्स पर आकर बाकायदा सरकार की विज्ञप्तियां निकालकर इस बात की घोषणा की कि हरियाणा में अगर कोई बाहर का किसान अपनी फसल बेचने के लिए आएगा तो उसको फसल नहीं बेचने दी जाएगी। शिवराज सिंह चौहान व्यापम वीर, वो तो और आगे बढ़े और उन्होंने ये कहा कि अगर कोई बाहर का किसान अपनी फसल बेचने के लिए आएगा तो उसकी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर ली जाएगी और उसको जेल में डाल दिया जाएगा। किसको झांसा दे रहे हैं आप? कहां है किसान पर रोक अपनी फसल कहीं भी ले जाकर बेचने की? लेकिन क्या वो बेच सकता है? क्या उसे कीमत मिल सकती है? 15-15, 20-20, 25-25 किलोमीटर पर जो मंडियां होती हैं, उन मंडियों तक ट्रैक्टर ट्रॉली में ले जाकर फसल को बेचने में उसके पसीने निकल आते हैं। मुरैना में, भिंड में, चंबल में अपने बाजरे को बेचने के लिए 20-20 दिन तक वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर सोसाइटी के सामने खड़ा रहा, उसका बाजरा नहीं बिका, और जब बिका भी तो उसकी ट्रैक्टर ट्रॉली का जो किराया था वो भी नहीं निकल पाया। वो बंबई जाएगा बेचने के लिए, वो चेन्नई और बेंगलोर जाएगा बेचने के लिए। सातवां घोटाला ये है कि आप उसके साथ झूठ बोल रहे हैं, आप उसको एक ऐसा भुलावा और ऐसा झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं जिसका फायदा उसको जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाला। आठवां घोटाला ये है मंत्री जी कि अध्यादेश जारी होता है जून में, कानून बनता है सितंबर में, लेकिन अडानी के बड़े बड़े साइलो, हमारी गांव की भाषा में कहते हैं उसको कोठी और कुठीले, उसके पहले ही तैयार हो जाते हैं। कोरोना काल में वो देश के अलग अलग निश्चित दूरी के बाद बड़े बड़े हजारों लाखों टन अनाज को इकट्ठा करने वाले भंडारण के आधुनिक भंडार बना लेता है। ये क्या घपला है? नोटबंदी होती है, कुछ लोगों को पहले मालूम हो जाता है। कुछ खास फैसले होते हैं, कुछ लोगों को पहले मालूम हो जाता है, वो उन फैसलों से फायदा उठाने की तैयारी करने लगते हैं। कृषि के कानून आते हैं, अभी कानून का अध्यादेश जारी नहीं हुआ है, उस अध्यादेश को कानून में बदलने में अभी समय लगने वाला है, लेकिन इसके पहले ही आपके चहेते अडानी और अंबानी उस मार्केट में दाखिल होने की तैयारी कर लेते हैं। ये किसकी सरकार है?
फैसला आप ले रहे हैं या फैसला वो ले रहा है अपनी तैयारियों को पूरी करने के बाद? इससे बड़ा घोटाला क्या होगा कि आई एक सरकार कुछ कॉरपोरेट कंपनियों के चाकर और बुहारने वालों के तरीके से काम कर रहे हैं। और उससे भी ज्यादा बड़ा घोटाला मंत्री जी ये है कि अगर एपीएमसी की मंडियां बंद हो जाएंगी, सरकारी खरीद बंद हो जाएगी। अगर सरकारी खरीद बंद हो जाएगी तो सरकारी खरीद के बाद जो भंडारण का काम किया जाता है, अभी एफसीआई के गोदाम में 7.5 करोड़ टन से ज्यादा अनाज उपलब्ध रहता है, वो उपलब्धता समाप्त हो जाएगी। नतीजा 3 तरीके से निकलेगा। देश की 65% से ज्यादा गरीब जनता जो राशन प्रणाली के जरिए मिलने वाले गेहूं, चावल और खाद्यान्न पर निर्भर रहती है, उस पर जिंदा रहती है, उसे खाद्यान्न कहां से बांटेंगे? अडानी से खरीद से, अमेरिका की कारगिल और मॉन्सेंटो कंपनियों से मंगा के, अंबानी जी से लेके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरीके से ठप हो जाएगी क्योंकि सरकार के पास बांटने के लिए अनाज नहीं होगा। और जब जनता भूखों मरेगी उस वक्त आप फर्जी राष्ट्रवाद का कोई नारा लेकर आएंगे और कहेंगे कि एक तरफ सीमा पर सैनिक खड़ा है और तुम राशन के, गेहूं और चावल की मांग करते हो। ये घोटाला ही नहीं है, ये ठगी और धूर्तता है। और दूसरा असर ये होने वाला है कि ये जितने भी स्टॉक होते थे, गवर्नमेंट स्टॉक्स, सरकार के गोदामों में रखे हुए खाद्यान्न, वो एक डेटरेंट का काम करते थे, वो एक ब्रेक का काम करते थे बाजार में कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए। एक रिजर्व रहता था कि अगर एक सीमा से ज्यादा कीमत अगर होगी या कोई महामारी आ जाएगी, ऐसी स्थिति में इस देश की जनता को खिलाने के लिए हमारे पास है, एक सीमा से ज्यादा कीमतें नहीं बढ़ेंगी। आपने उन भंडारणों को खत्म करके इस देश की खाद्यान्न सुरक्षा को असुरक्षित बनाने का काम किया है। भारत को 1965 से पहले वाले उस युग में पहुंचाने का काम किया है जब ये देश शिप टू माउथ था। पानी के जहाज में वाहियात PL 480 का गेहूं आता था, जिसके साथ तमाम सारी गाजर घास और बीमारियां आई जिन्होंने इस देश की खेती को तबाह कर दिया। वो राशन की दुकानों से बढ़ता था, उस पर लोग जीवित रहते थे। हरित क्रांति के जरिए, किसान संघर्षों के जरिए थोड़े बहुत परिवर्तन जो आए, उनके जरिए जो थोड़ी बहुत उपलब्धियां हासिल की, खाद्यान्न सुरक्षा के मामले में जो आत्मनिर्भरता हासिल की, आप उसको खत्म कर देना चाहते हैं। ये घोटाला नहीं है, ये देश के साथ विश्वासघात है मंत्री जी। एक घोटाला ये है। ये जो 9वां घोटाला है ना, वो केवल किसानों के साथ नहीं है, वो केवल नागरिकों के साथ नहीं है, मनुष्यता के साथ। लोगों की जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया है आपने कुछ कॉरपोरेट कंपनियों के मुनाफे को। वो अपने भंडार में इकट्ठा करेंगी, सरकार अपने भंडार में इकट्ठा नहीं करेगी। अब आते हैं आपके ठेका खेती के कानून पे। ये 10वां बड़ा घोटाला है। क्या कहता है आपका ठेका खेती का कानून? अनुभव क्या है उसके? अंग्रेजों के जमाने की नील की खेती को छोड़ दीजिए। अभी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की या बिहार के गन्ना किसानों की जो 10-10 साल की, 8-8 साल की बकाया है, जिन्हें 14 दिन के अंदर भुगतान कर दिया जाना चाहिए था कानूनी तौर से, उनकी हालत छोड़ दीजिए। अभी पंजाब और गुजरात के किसानों ने जो खेती की थी, पेप्सिको के लिए आलू उगाए थे, उसका रिकॉर्ड क्या है? अभी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और पिपरिया, ऐसे 8-10 जिलों में, हरदा, इन जिलों में जो ठेका खेती कराई गई थी धान की, उसकी हालत क्या है? ठेका कंपनियों ने उनको महंगी कीमत पर बीज दिए, महंगी कीमत पर खाद दिया, कीटनाशक दिए। एक कीमत तय की गई जिस कीमत पर उनके धान या आलू को खरीदा जाना था, और जब वो धान या आलू निकल कर आया तब तक बाजार में कीमत कम हो गई, तो उन्होंने उन अपनी ही कॉन्ट्रैक्ट की गई खेती से उपज को खरीदने से मना कर दिया। नतीजा ये निकला कि किसान को बेचना पड़ेगा वो 1/5, 1/6 दर पे।
किसान अपील करने के लिए जा रहा है एसडीएम के पास, जो आपके कानून में लिखा हुआ है कि एसडीएम के पास जाएगा, अदालत नहीं जाएगा। एसडीएम सुनवाई नहीं करता, कलेक्टर के पास जाता है। कलेक्टर ये कहता है कि ये घोटाला केवल एक जिले में नहीं हुआ है, वो पैसा लेके भाग गई है कंपनी, तो ये 4-5 जिलों में हुआ है, इसलिए मेरे हाथ में नहीं है, मैं केवल एक जिले का कलेक्टर हूं। और नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि ठेका खेती के नाम पर की जाने वाली खेती में किसान बजाय अपनी फसल को बेचकर मुनाफा कमाने के अपनी फसल को औने पौने दाम पर बेचता है, ठेका देने वाली कंपनी के कर्ज के फंदे में फंस जाता है। आप ये कहते हैं कि कानून में कहीं नहीं लिखा कि जमीन छीन ली जाएगी, कानून में नहीं लिखा, लेकिन उधारी अगर चढ़ जाएगी उसके ऊपर, उस ठेकेदार कंपनी की, उस उधारी को वसूल करने के लिए अगर वो कंपनी अदालत में जाएगी, तो उसके बाद आरआरसी नाम की एक चीज होती है, आपने सुनी है? चालू भाषा में कहते हैं उसको कुर्की वारंट। आपकी सरकार रोकेगी उसको आगे। ठेका खेती के तजुर्बे भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया भर में ये है कि अंततः किसान लुटता है, उसकी जमीन उसके हाथ से जाती है, और वो तथाकथित ठेकेदार कंपनी जो है वो 10,000, 20,000, 50,000 एकड़ के फार्म हाउस पर आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए आ जाती है। उस खेत का जो मालिक था वो उस खेत का मजदूर भी नहीं बन पाता। ये है 10वां महाघोटाला। वंदे मातरम का गाना गा के सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सच्च श्यामलाम करते करते आप इस भारत की भूमि को, जिसे आप भारत माता कहते हैं, उस भारत की भूमि को दुनिया भर की भेड़ियों के आगे बेच देना चाहते हैं। ये केवल घोटाला नहीं है, ये गद्दारी है, ये विश्वासघात है। और ये जो कंपनियां हैं वो क्या पैदा करने के लिए आएंगी? लोगों की थाली के लिए सामान, गेहूं, दाल, चावल, सब्जियां पैदा करने के लिए आएंगे। ये बाजार के लिए माल पैदा करेंगे मंत्री जी, बाजार के लिए, अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए। अभी पिछले सालों की बात है, मैक्सवर्थ नाम की एक अमेरिकी कंपनी आई थी जिससे चंबल के किनारे की सारी जमीन 25,000 हेक्टेयर देने का फैसला लिया था सरकार ने। किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने एक कोने से, चंबल के एक कोने से, मध्य प्रदेश के चंबल के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक पदयात्रा की थी, जिनकी तस्वीर लगी हुई है पीछे। कॉमरेड बहादुर सिंह धाकड़, कॉमरेड अशोक तिवारी, कॉमरेड गयाराम सिंह धाकड़, कॉमरेड मुन्नेखा टेलर, कॉमरेड गणेश मरैया मई जून की तपती हुई गर्मियों में चंबल की रेत पे घूमे थे, आसपास के गांव को जगाया था। सरकार को मजबूर कर दिया था कि मैक्सवर्थ नाम की कंपनी को चंबल की बेहड़ की जमीन नहीं दी जाएगी। हम जीत गए थे लड़ाई। हमने पूछा सरकार से कि ये क्या पैदा करने के लिए आए? जबरदस्त सरसों पैदा होती है वहां पर, बढ़िया गेहूं की फसल होती है वहां, गन्ना भी होता है वहां, चंबल के किनारे की जमीन है, पानी की कोई कमी नहीं है, जोरदार फसल होती है। हमने पूछा था कि ये मैक्सवर्थ वाले आ काहे के लिए रहे, अमेरिकी कंपनी की क्या रुचि है यहाँ? उन्होंने बताया था कि ये यहाँ पे जटरोफा पैदा करेंगे, और रतन जोत कहते हैं उसको, खाने के काम आती है नहीं, ये बायोडीजल बनाने के काम आती है। वो बायोडीजल बनाएंगे क्योंकि जमीन के नीचे का डीजल एक सीमा से ज्यादा नहीं चलेगा, अपनी गाड़ियों को वो चला सके यूरोप में और अमेरिका में, इसके लिए डीजल बनेगा, बायोडीजल। वो पैदा करने वाले थे इत्र और फुलेल की खुशबू पैदा करने वाले फूल। उनके शरीर हमेशा खुशबू से महकते रहें, इसके लिए खाद्यान्न की फसल जहां हो सकती है उस खेती को चौपट किया जाएगा। वो बाजार के लिए माल पैदा करने के लिए आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए माल पैदा करने के लिए आएंगे, इस देश की जरूरत के हिसाब से माल पैदा करने के लिए नहीं आएंगे। ये 11वां घोटाला है मंत्री जी। अपने लोगों की रोटी और भात और दाल को छीनकर उनके बायोडीजल में और उनके शरीर की महकती हुई खुशबू में तब्दील कर देना मनुष्य नहीं सोच सकता। इसके लिए मनुष्येतर होने की आवश्यकता है।
इसके लिए कुछ इस तरीके का अपराधी दिमाग चाहिए जो अपने देश की जनता की भूख से ज्यादा कीमती अपने आकाओं की सुविधाओं और अय्याशियों को मानता हो। बहुत जघन्य घोटाला है मंत्री जी। कभी आराम के साथ बैठकर सोचिएगा कि कर क्या रहे हैं आप। 12वां घोटाला 1955 में बना था आवश्यक वस्तु कानून, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, कालाबाजारी रोकने के लिए। ये माना गया था आजादी के बाद, आजादी बहुत पुरानी नहीं हुई थी, केवल 8 साल हुए थे आजाद हुए थे, अनाज के गोदामों में भरे रहते थे भंडार, जनता को नहीं मिलते थे। द्वितीय विश्व युद्ध का तजुर्बा देख चुका था ये देश और दुनिया कि किस तरीके से युद्धों को मुनाफे का जरिया बना लेते हैं बड़े बड़े लोग। आज विषय नहीं है, वरना आपके ये डालमिया से लेकर बिरला और टाटा तक ने करोड़ों लोगों की जिंदगी की कीमत पर किस तरीके से पहले और दूसरे विश्व युद्ध में छप्पर फाड़ मुनाफे कमाए हैं, उस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। वैसे भी आपकी समझ में ये बातें नहीं आएंगी। लेकिन उसके बाद सरकार ने ये कानून बनाया कि जो वस्तुएं, जो जिनसें मनुष्य के जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं, उसकी कालाबाजारी नहीं होगी, उस पर मुनाफाखोरी नहीं होगी। और मुनाफाखोरी और कालाबाजारी की जड़ क्या है? मुनाफाखोरी और कालाबाजारी की जड़ है बाजार में नकली कमी पैदा कर देना। कोरोना के काल में लोग देख चुके हैं कि सामान्य जरूरत की चीजों की कीमतें कितनी ज्यादा हो गई थी। चीजें कम नहीं थी, लेकिन बाजार में कम हो गई थी किसी और कारण से। और इसीलिए तय किया गया था कि ये 7 चीजें हैं, जो 7 वस्तुएं हैं, 7 जिन्स हैं, एक मनुष्य के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। उनको एक सीमा से ज्यादा जमा नहीं किया जा सकता। उसके लिए एक सीमा तय की थी, 25 टन 28 टन से ज्यादा नहीं होगा। क्या था वो? इस देश की बहुसंख्या है जो रोटी खाती है, इसलिए गेहूं था। इस देश का एक बड़ा हिस्सा है जो चावल खाता है, इसलिए धान था। गेहूं और चावल दोनों को खाने के लिए तीसरी चीज की आवश्यकता होती है, दाल, तो दाल थी। इन तीनों चीजों को खाने योग्य बनाने के लिए आवश्यकता होती है तेल की, तो तेल था, तिलहन थे। इसके अलावा जो 2 आवश्यक सब्जियां हैं, प्याज और आलू, वो भी थे। गेहूं, धान, दाल, तेल, तिलहन, आलू, प्याज, और एक और 7वीं आवश्यकता है जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक बहुत जरूरी होती है, स्वाद के लिए तो कम से कम होती ही है, चीनी, शक्कर। इनको एक सीमा से ज्यादा भंडारण नहीं किया सकता। ये कानून था, आपने वो कानून ही खत्म कर दिया। इतना सामान्य सा अर्थशास्त्र या बाजार आपकी समझ में नहीं आता मंत्री जी कि इससे बड़ा घोटाला क्या होगा। ये 12वां घोटाला है कि कुछ लाख टन गेहूं इकट्ठा होगा, कुछ करोड़ टन चावल इकट्ठा होगा, कई करोड़ टन चीनी इकट्ठा होगी। अडानी और अंबानी के गोदाम में बाजार में कमी हो जाएगी। सरकार खरीद बंद कर चुकी है, तो सरकार के गोदाम में कुछ होगा नहीं, चूहों को छोड़ के। जिस कीमत पर वो बेचना चाहेंगे उस कीमत पर बेचेंगे। और किस कीमत पर बेचते हैं? अंबानी की रिलायंस मॉल में चले जाइए, अडानी की दुकानों पर चले जाइए। इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने जो खुदरा व्यापार में अपना कब्जा कायम किया है, आपकी मेहरबानी की वजह से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मेहरबानी की वजह से, देख लीजिए किस कीमत पर मिल रहा है। 7 रुपए किलो में बिक रहा है मक्का और 70 रुपए किलो में मिल रहा है मक्के का आटा। इससे बड़ा घोटाला क्या हो सकता है? आप इस देश की 135 करोड़ जनता को मारना चाहते हैं ताकि इस देश के 5-7 लोगों के मुनाफे बढ़ सके। और 13वां घोटाला, इस देश के राष्ट्रपति के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के फैसलों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। उनके खिलाफ विशेष प्रक्रिया का पालन करने के बाद मुकदमे कायम किए जा सकते हैं, न्यायालय में जाया जा सकता है।
मगर आपकी सरकार ने ये जो तथाकथित कृषि कानून के नाम पर जो व्यापार कानून बनाए हैं, उनमें अगर अनाज खरीदने वाली कंपनी किसान का भुगतान नहीं करती और पैसा लेके भाग जाती है तो किसान अदालत नहीं जा सकता। ठेका कराने वाली कंपनी अगर ठेके की शर्तों को तोड़ के भाग के चली जाती है, जैसा कि पिपरिया में हुआ, जहां पर किसान से ये कहा गया कि तुम्हारे धान में हेक्सा ज्यादा है इसलिए हम नहीं खरीदेंगे। किसान ने कहा कि चलो किसी लेबोरेटरी में जांच करा लेते हैं, हेक्सा है भी कि नहीं है। कंपनी ने मना कर दिया कि हम लेबोरेटरी में जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। किसान अदालत में नहीं जा सकता ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर। यह पहला कानून है इस देश का जिसमें आपने अपनी आका कॉरपोरेट कंपनियों की इस कदर हिमायत की है कि आपने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को भी समाप्त कर दिया। इस देश का संविधान जो गारंटी देता है कि हर व्यक्ति को अपने खिलाफ हुए अन्याय के विरोध में न्यायपालिका पर सर्वोच्च न्यायपालिका तक जाने का अधिकार होगा, आपने उसको ही समाप्त कर दिया। इतनी वफादारी है। इससे ज्यादा बड़ा घोटाला क्या हो सकता है मंत्री जी? आपको नहीं मालूम कानूनों में काला क्या है? जिसे मैंने कहा कि काला नहीं कहना चाहिए, कानूनों में घोटाला क्या है? ये है वो तमाम सारे घोटाले जो आपकी सरकार ने इस देश में दिए। शहीद हो चुके हैं 3 डिग्री सेल्सियस की ठंड में, आपके लाठीचार्ज में, आपके आंसू गैस में, आपके पानी की बौछारों में, आपके कटीले तारों में, आपकी सड़कों पर ठोकी गई कीलों ने जिनको अपमानित और लांछित किया है, आपकी पूरी सरकार ने जिनको खालिस्तानी और पाकिस्तानी निरूपित किया, बताया। इससे बड़ा घोटाला क्या हो सकता है कि एक लोकतांत्रिक देश में एक लोकतांत्रिक आवाज को कुचलने के लिए आप उसके साथ दुश्मन राष्ट्र जैसा बर्ताव कर रहे हैं। दुश्मन राष्ट्रों से तो आजकल बड़े चहक चहक की बात करते हैं, लेकिन अपने किसानों के साथ आप जिस भाषा में बात कर रहे हैं, ये केवल असभ्यता नहीं है, ये केवल निर्ममता या बर्बरता नहीं है, ये धूर्तता की सर्वोच्चता है। आप जिस तरीके का असत्य बोल रहे हैं, जिस तरीके की कपोल कल्पित बातें कर रहे हैं, जिस तरीके का झांसा दे रहे हैं, उसको बंद कीजिए। इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लीजिए, एमएसपी का कानून बनाइए और इन आंदोलनरत किसानों के साथ जघन्य बर्ताव करने के लिए और संसद के पटल से असत्य बोलने के लिए देश की जनता से माफी मांगिए। किसान तो जीत के जाएंगे, कृषि कानूनों को वापस करा के जाएंगे।